रमज़ान के पहले अशरे में ईद की शॉपिंग कौन करता है? भाई हम करते हैं। और ये प्रेमनाथ साहब है, मुझे लगा स्टैचू है दुकान के। हमने पहले अशरे में इसलिए शॉपिंग की क्योंकि हमें पता है कि ऊबर वालों ने प्राइस रेस कर देनी है, राइड्स कैंसिल कर देनी है, और धक्के जो मार्केट में पड़ने हैं ना, तो वो पड़ने ही पड़ने हैं। यार ईद पर साड़ी कौन पहनता है? खैर चूड़ियाँ मैंने पहले ले ली, अब इसके हिसाब से ड्रेस खरीदूंगी। यार यहाँ पर आई हूँ अपना पुराना फ़ोन बेचने। वो कह रहे हैं कि पुराना फ़ोन आपका इतना पुराना है कि हम नहीं ले सकते, हमारे दादा अबू के ज़माने का है। वॉशिंग मशीन आप बेच दें, कुछ भी बेच दें, लेकिन अपना फ़ोन ना बेचें। आज पापा ने कहा है कि मुझे शॉपिंग के बाद ये ना पता चले कि भाई मेरा गोटा कनारी का काम रह गया है, मेरे दुपट्टे का पिको रह गया है। ऐसी कोई चीज़ हुई तो मैंने किसी को दुकान पे नहीं लेकर जाना। ईद पे जो मिलेगा हाथ आएगा वही जो है ना फिर तुम पहन लेना। अब इस वजह से ना मेरे चावल ही जल गए ये बात सुन के पापा की। आज पापा ने कहा कि हम कराची के सी व्यू पे जाके अफ्तारी करेंगे। जब वहाँ हम पहुँचे तो हम गलती से हार्बर वाली जगह पे पहुँच गए, जहाँ पे मछलियाँ ऑफलोड डाउनलोड हो रही थी। हमें इतनी वहाँ पे स्मेल आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था बीच किस साइड पर है। तो पापा ने कहा यहीं पे अफ्तारी कर लो, इनसे कुछ मछलियाँ ले लो। जब इनसे मछलियों का कहा तो उन्होंने कहा हमारे पास तो मछलियाँ भी कंटेनरों के हिसाब से हैं, ये तो हम सप्लाई करने के लिए लेते हैं। खैर इसके बाद हमने कहा भाई अफ्तारी जो जल्दी जल्दी कहीं भी करनी है करो, उसके बाद हम ईद की शॉपिंग पे जाएंगे। क्योंकि हमें पता है जैसे ही ईद करीब आनी है, सेकेंड अशरे से ही जो है ना ऊबर वाले राइड्स कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, या वो आपको इतनी ज़्यादा प्राइस बताते हैं कि आपको लग पता जाता है कि भाई यहाँ पे सब लोग प्राइस का माफिया बन चुके हैं। लड़कियां ईद का सबसे पहले ड्रेस लेती हैं, उसके हिसाब से मैचिंग ज्वेलरी चूड़ियाँ वगैरह लेती हैं। लेकिन मैंने ज़रा उलट हिसाब किया, चूड़ियाँ मुझे पहले पसंद आ गई, अब इसके हिसाब से मैं ड्रेस लूँगी। और जो दुकानदार है प्रेमनाथ साहब, वो मुझे बार बार कहते हैं मैडम साड़ी ले लें साड़ी ले लें। मैंने कहा नहीं भी। फिर मुझे ये ड्रेस दिखाया उसने, मैंने कहा भाई मैं किसी की माइयों पर नहीं जा रही हूँ, मुझे ईद का ड्रेस चाहिए। लेकिन उस आदमी ने मुझे इतने फैंसी ड्रेसेस दिखाए। मैंने कहा भाई किसी की शादी या निकाह में नहीं जा रही, मुझे नॉर्मल ड्रेसेस दिखाओ। फिर उसने ये ड्रेसेस दिखाए, मुझे चक्कर पूरे के पूरे आ गए। उसके बाद मैं घर आई, घर आके पापा ने कहा भी सारे इफ्तारी का सामान अब घर में तुमने पकाना होगा, क्योंकि जितनी तुमने ईद की शॉपिंग कर ली है ना, अब उसका जो है ना तुम्हें सारे का सारा यहाँ पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने सोचा भी इनके रोल समोसे खा खा के ना मैं ही रोल गोल हो गई हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिससे जो है ना सबका पेट भर जाए। 2 दिन बाद ना मैं इसको फ्रीज़ करके तीसरे दिन ये खाना फिर से निकाल के कहूँगी आज मैंने बनाया। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है ना शिमला गाजर इस तरह की चीज़ें काट के फ्रिज में रख लें, या इसके कभी रोल समोसे बना लें या कुछ कर लें। मैं तो जुगाड़ी कुकिंग कर रही हूँ। एक ही दफ़ा कोई यूट्यूब का चैनल मेरे हाथ आया था जो जुगाड़ी कुकिंग सिखाती है कि भाई हमें जुगाड़ कैसे लगाने। क्योंकि भाई खाने वाली इस चीज़ है कि आप जैसे भी खाने पका लो, घर में कोई ना कोई जो है ना नाखुश होता है कि भाई हमारे खाने में नमक तेज़ था, भाई मिर्च कम थी, या हमें ये खाना पसंद नहीं। हम तो चावल वाले लोग हैं, हम रोटी नहीं खाते, हम रोटी खाते हैं चावल नहीं खाते। तो मैंने ये सारी चीज़ें काट के एक बॉक्स में सोचा रख लूँ। कभी मैं इसकी मिक्स वेजिटेबल राइस बना दूँ, कभी मैं इसकी मंचूरियन बना दूँ, कभी मैं इसकी कुछ चीज़ बना दूँ। तो ये जो है ना मेरी सबसे अच्छी जुगाड़ है। सब काटने के लिए मुझे हुमा मैडम ने कहा पिंक रंग की छुरी इस्तेमाल करो, लड़कियां किचन में पिंक छुरियां इस्तेमाल करती है। मैंने कहा हुमा तुम जितना काट चुकी हो ना ये तुम काटती रही हो, बस मुझे जो है ना किचन की ना डेकोरेशन से कुछ है, बस मुझे बक्से के अंदर ना सारे का सारा कटी हुई सब्जियां इकट्ठी मुझे करनी है, ताकि मैं अपने घर वालों का पेट जो हूँ ना इस तरह से खामोश कराऊँ कि वो मुझे बार बार तंग ना करें कि आज ये पका दो, आज वो पका दो, आज ये कर दो, आज वो कर दो। फरमाइशें ऐसी हैं कि भाई मुझे लगता है मैं जीनी इन बॉटल हूँ। मैंने तो अपने पापा को कहा कि मैं ना आप जीनी रख दें, जो आता है मुझे कहते हैं आज मुझे ये खाना गर्म करके दे दो, मुझे वो खाना गर्म करके दे दो, मुझे फ़लानी चीज़ करके दे दो, आज पराठा बना दो, या आज सफाइयाँ कर लो। भाई मैं तो अपने आप को जीनी लगने लग गई हूँ। अभी तो मेरी दोस्त हुमा का और मारिया का फ़ोन आया था, दोनों कह रही थी कोई इफ्तार का प्लान बनाते हैं, इफ्तार का प्लान बनाते हैं। मैं तो सोची भी इफ्तारी पे निकल जाऊँ ताकि घर की इफ्तारियों से ना मेरी जान निकले, जान छूटे फ़िलहाल। वैसे भी मैंने कल एक वीलॉग देख रही थी जिसमें लड़की कह रही थी रमज़ान आ गया, पता नहीं इफ्तारी की तैयारी करूँ या आखिरत की तैयारी करूँ। ये तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि भाई आपने आखिरत की तैयारी करनी है, सहरी की तैयारी करनी है, इफ्तारी की तैयारी करनी है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। खैर मुझे ऐसा लगता है कि लोग रमज़ान में इतना खाना खाते हैं जो नॉर्मली डेज़ में नहीं खाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो रमज़ान में आपके पास खाने का टाइम कम होता है। मुझे तो इतना पता है अफ्तारी के बाद मुझसे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। आप एक रूह अफ़ज़ा या कोई लेमनेड या कोई ऐसी चीज़ पीते हैं, आपका आधा से ज़्यादा पेट भर जाता है सिर्फ पानी पी के या कोई शरबत पी के। उसके बाद रही बात खाने की, तो आप सारा दिन के भूखे होते हो तो खाना आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो इसके आप बिल्कुल स्टार्टर्स या एपेटाइजर्स रखते हो, समोसे पकौड़े जैसी चीज़ें जो मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मैंने खाया तो मैं मेन कोर्स नहीं खा सकूँगी। तो वही दाल चावल या जो भी आपका मेन कोर्स खाना होता है वो मैं खाती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरा खाना खाने का कोई मूड नहीं होता, इवन कि मुझे सहरी में भूख नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती सहरी करती क्योंकि मुझे पता है मुझे सारा दिन फिर भूख लगेगी। लेकिन ये समझ नहीं आती कि ज़्यादातर मैंने अपनी दोस्तों के घर में और अपने कज़न्स के घर में सबके घरों में मैंने देखा है, इवन कि पापा की फैमिली में ऐसे मैंने देखा है कि अफ्तारी में भी वो लोग माशाल्लाह खा लेते हैं, अफ्तारी के बाद मेन कोर्स खाना भी खा लेते हैं, और सहरी में भी
दबा के खाते हैं। तो खैर ऐसे लोग मेरे ख्याल से लकी हैं जिनको माशाल्लाह से सारा दिन जो है ना अफ्तारी से लेके सहरी तक जो है वो जो टाइम है उसमें उनको भूख लगती है, क्योंकि जब मुझे सहरी में भूख नहीं लगती और ज़बरदस्ती मुझे सहरी करनी पड़ती है तो मुझे इस चीज़ का अच्छा खासा एहसास होता है। वैसे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि सब्ज़ी जब मैंने काटी तो एक सूंडी थी जो बेचारी इसके अंदर निकल गई, लेकिन उस सूंडी को तलाश करती हूँ ताकि मेरी पूरी सब्ज़ी को ना ज़ाया कर दें। यार एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ पे चढ़ता है? मुझे इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है जब घर वाले, आप खाना पका रहे हो, घर वाले कहें भाई शादी जैसा टेस्ट होना चाहिए खानों में, भी शादी जैसा टेस्ट। तो मैं भी कहती हूँ भाई देग ला दो, पर देगी खाने पकाऊंगी, क्योंकि शादी के जो खाने का टेस्ट होता है वो सारा सारा देगी टेस्ट होता है, उसमें देगी मसाले डलते हैं। घर का ट्रेडिशनल रेसिपी मसाला जो है ना, हमारे घर की जो स्पेशल डिश है वो क्या है, वो दाल चावल है। लेकिन खैर उसमें भी एक तड़का डाल दो तो वो भी शादी का खाना बन ही जाता है। और शादियों की वैसे सबसे बेस्ट जो डिश है वो आपको भाई कौन सी लगती है? मुझे पालक पुलाव सबसे अच्छा लगता है शादी के खानों में, और उनके नान और टिक्के मुझे हमेशा से पसंद हैं। खैर किचन में काम करते करते जो ना, मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक काम करती हूँ कि मैं, कहते हैं ना आपका दिमाग आपको उन जगहों पे ले जाता है जहाँ आप रियली फिजिकली प्रैक्टिकली नहीं जा सकते। जैसे प्रैक्टिकली इस टाइम अगर मैं टर्की जाना चाहूँ तो भाई वीज़ा की खींच लें, फ़लानी खींच लें, या स्पेन जाना चाहो, किसी मुल्क में जाना चाहो तो भाई आपको पता है आपका वीज़ा या लगेगा नहीं, या लगेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि आप सोचोगे कि भाई ट्रैवलिंग नहीं करनी। खैर मेरे दिमाग में ऐसा आता है ख्याल कि जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं आंखें बंद करके या आंखें खोल के स्पेन चली जाती हूँ, या मैं अपनी सोच में कहीं ना कहीं चली ही जाती हूँ। लेकिन खैर ये किचन में मोटिवेशन की जो टेक्निक्स है ना, मैं कुछ चैनल ढूंढ रही हूँ या ChatGPT से पूछूंगी मुझे कोई चैनल बता दो जिसमें किचन की मोटिवेशन के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ें पता हो, क्योंकि सब्जियाँ काटते काटते ना लोगों का काटने को दिल करता है मेरा। ओफ। अब वैसे ही पता नहीं स्ट्रीट फूड का खाना ज़्यादा टेस्टी क्यों होता है। वैसे तो मैंने एक चटनी बनाई थी जो काफ़ी वायरल गई थी मेरे पूरे चैनल के ऊपर, इतने व्यूज़ नहीं आए थे पूरे 2 सालों में जितने एक उस वीडियो पे मेरे व्यूज़ आए थे, क्योंकि मैंने घर में वो चटनी और वो खाना बनाने का रेसिपी और वो एक टेक्निक शेयर की थी कि आपको एग्जैक्ट स्ट्रीट फूड का टेस्ट आएगा। और उसका क्या सारा एक सारा फॉर्मूला था, मसाले वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन आपके घर में फिर भी वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन वो टेस्ट कैसे आया वो आप सबने देखा, वीडियो वायरल गई थी, क्योंकि वही एक तरीका और हरबा हो सकता था कि बाहर के खानों का टेस्ट आपके घर के खानों में आए। वैसे पता नहीं लोगों को बाहर की चीज़ क्यों ज़्यादा पसंद आती है और मर्दों को ज़्यादा ही बाहर की चीज़ पसंद आती है। एनीवेज मेरे साथ किचन में पता नहीं इतने डिज़ास्टर्स क्यों होते हैं। आप लोगों के फ़नी डिज़ास्टर्स कौन से किचन में? भाई मेरे तो हर दिन ही कोई ना कोई किचन में फ़नी डिज़ास्टर होता है। उस दिन मूँगफली को मैंने थोड़ा वो सौते किया या थोड़ा बहुत उसको सख्त किया, या रोस्ट कहते हैं उसको, तो पता चला भी ऐसा रोस्ट किया जैसे हुमा मुझे हमेशा रोस्ट करती है। कभी बार खाना जल जाता है, या कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी उंगली कट जाती है, कभी जो है कोई मिर्च मसाला मेरे नाखून में दाखिल हो जाता है, कभी पता चलता है हाथ पे कट लग गया या कोई उंगली जल जाती है। खैर ये तो किचन में होता रहता है। लेकिन खैर फ़िलहाल मैं फ्यूचर प्लान बना रही हूँ कि आज से 5 साल बाद मैंने क्या करना है। वैसे भी फ़िलहाल फ्यूचर प्लान तो बाद की बात है, पहले हेल्दी लाइफस्टाइल तो बनाऊँ, क्या देखूँ क्या चीज़ मैंने लाइफ में करनी है क्या नहीं करनी। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए जो मैं करना चाह रही हूँ वो ये कि जो मेरी लाइफ में गंदी आदतें हैं मैं पहले उससे अपने आप को जो होना निकालूँ। अगर कोई गलत आदत है जैसे कि खाना खाते हुए बातें करना, पहले इस आदत को निकालूंगी, क्योंकि कहते हैं जब आप खाना खाते हुए बातें करते हैं या खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छा खासा इफेक्ट होता है, वहाँ से आपका मोटापा चढ़े ना चढ़े, आपको ओबेसिटी चढ़े ना चढ़े, आपका जो पेट है वो फूल जाता है। इसलिए आपने अक्सर लोग देखे होंगे खासतौर पे एशियन लोग। हुमा ने और मेरी दोस्त जो है जेसिका ने ये बात पॉइंट आउट की थी जब हम लोग एक ख़ास जगह पे गए थे जहाँ पे डिफरेंट किस्म के एशियन लोग थे, और उसने मुझे पूछा था कि यहाँ पे लोग जो हैं इनके बाजू भी पतले हैं, टांगे भी पतली हैं, लेकिन इनके पेट क्यों फूले हुए हैं। और उसकी यही वजह, आप खड़े होकर पानी पीते हो या आप ठंडा पानी पीते हो, बिला वजह ठंडा पानी पीते हो। दिन में एक दफ़ा पी लिया, बहुत गर्मी है तो ठीक है, लेकिन आप खड़े होकर पानी पीते हो, बातें करते हो, खाना खाते हुए बातें करते हो, या मुंह खोल के खाना खाते हो, इससे आपके पेट में हवा जाती है, वेल व्हाटएवर जो भी रीज़न है, लेकिन ये इसलिए आपके पेट निकले हुए और टांगे हाथ बिल्कुल सही हैं आपके। हाँ, अब तो मैं सोची मेरा खुद का ही रेस्टोरेंट हो। जितने मैं खाने पकाती हूँ, अगर ये मैं किसी बाहर के लिए बना रही होती ना, किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो आज मैं बिलियनियर होती, ट्रम्प को मुकाबला दे रही होती मैं। इतने मज़े मज़े के मैं खाने बनाने लगी। वैसे तो खाने सारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बन ही गए हैं मेरे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरा खुद का रेस्टोरेंट होता तो क्या होता रेस्टोरेंट। अपने नाम का रेस्टोरेंट रखती या अननोन नाम का रेस्टोरेंट रखती, मुझे इन चीज़ों की खैर समझ नहीं है, लेकिन इतनी समझ है कि अगर मैं कोई रेस्टोरेंट बनाती तो खाने मेरे लजीज हो ही जाते। शुरू में लोग कहते कि भाई खाने थोड़े बदमज़ा हैं, जैसे आपको मुनाल का याद होगा, जब लाहौर में मुनाल था तो शुरू में खाने बिल्कुल बस एवी शेवी थे, लेकिन उनकी एम्बियंस इतनी अच्छी थी, उनका पूरे का पूरा इन्वायरमेंट इतना अच्छा था,
वो जगह की वो जो जगह थी उस रेस्टोरेंट की, वो लोकेशन इतनी आइडियल थी कि पूरा लिबर्टी मार्केट आपको नज़र आता है। इनफैक्ट आपको होराइजन पे तहादे नज़र हर चीज़ जो है ना खूबसूरत नज़र आती, जगमगाती नज़र आती। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पर खाने बिल्कुल मज़े के नहीं थे। बुफे भी ऐसा फीका, मतलब फीका तो अलग बात है, ब्लैंड टेस्ट होता था। लेकिन वो मुनाल रेस्टोरेंट आज भी बड़ा राज करता है, हालांकि इतने कंपटीशन के अंदर भी वो रेस्टोरेंट चल रहा है। खैर उसने काफ़ी देर बाद जाके अपना टेस्ट बेहतर किया और अब वो बिल्कुल A1 रेस्टोरेंट है। लेकिन उस तरह का मेरा रेस्टोरेंट होता है कि भाई खाने का टेस्ट कोई नहीं है लेकिन एम्बियंस बड़ा अच्छा है। खैर अब तो मैं मेरे ख्याल से अच्छे खाने बना ही लेती हूँ और पापा अब उतना मुझे कुछ बातें नहीं सुनाते, क्योंकि शुरू में तो पापा ने बड़ी बातें सुनाई। और शुरू में जब रोटी गोल नहीं बनती थी तो घर वाले यही कहते थे, जिस दिन तुम्हारी रोटी गोल बनेगी उस दिन तुम्हारा रिश्ता होगा। और जिस दिन मेरी रोटी गोल बनी उस दिन सब ने कहा कि इसको किसी से इश्क हो गया, किसी की मोहब्बत में गोल रोटियां बना रही है। तब तो आपको मेरी वीडियो याद होगी, मैंने तो वीडियो में कसम खाई थी कि गाइस मुझे किसी से इश्क नहीं हुआ, लेकिन ना जाने मेरी रोटियाँ खुद ब खुद गोल क्यों बन रही हैं, इसका तो मुझे भी इल्म नहीं है। वो अल्लाह वलो ही, ना जाने मेरी कोई दुआ है जो कबूल हो गई, जिससे मेरी रोटियां गोल होने लगी। लेकिन उसमें मेरे करैक्टर पे बड़ा शक हुआ। मैं तो घर वालों को अपने कॉन्टैक्ट्स भी दिखाए, अपने मैसेज भी दिखाए कि भाई मेरा तो किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा जिसके इसमें मैं गोल रोटियां बनाऊँ। लेकिन खैर वो गोल रोटी का मामला ऐसा गोल हुआ, शुक्र है। लेकिन उसके बाद आज मेरी रोटी फिर गोल नहीं बनती, कभी तितली पराठा बनता है, कभी ट्रपीजियम साइज़ का बनता है। लेकिन मैं भी कुछ जुगाड़ी हूँ, जुगाड़ सीख ही गई हूँ। मैं पापा को और सबको यही कहती हूँ कि भाई देखो, मैंने ये गोल रोटी इसलिए गोल नहीं बनाई क्योंकि सभी लोग गोल बनाते हैं, क्या फ़ायदा कि आप भी वही काम कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रहे हो। और पापा कहते हैं ना, गधा वो होता है जो एक ही लेन में सबके पीछे लग जाता है। तो मैंने पापा से कहा, पापा सब पूरी दुनिया गोल रोटी बनाती, इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, एशिया हो जाए, दुनिया 400 ले लो, हर जगह लोग गोल रोटी बनाते हैं।